हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आइडियल स्टडीज फॉर कॉमर्स। आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं आइडियल स्टडीज में। और आपको मैं महसूस कराने वाला हूं ये लाइन जो मैं हमेशा कहता हूं, आपको यहाँ पर फील होगा डिफरेंस, फील द डिफरेंस। देखिए, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अभी मुझे अपना चैनल क्रिएट हुए 3 दिन हुए हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा एक से एक शानदार वीडियोस, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की भी लेकर आने वाला हूं मैं आपके लिए, और बीएसटी की भी लेकर आने वाला हूं। लेकिन फिलहाल बेटा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड है कि मैं उन्हें क्या कराऊं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। बेटा मैं वीडियो को ज़्यादा खींचने वाला नहीं हूँ, बहुत ही जल्दी कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये एक पार्ट में खत्म ना हो। तो देखिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। आप जब 11वीं क्लास में थे तो आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। और भैया अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को कहाँ याद रहता है 11वीं क्लास का, 12वीं का भैया पढ़ ले वही बहुत है। तो देखो, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में आपको खुद ही समझा रहा हूं। जब हम हिसाब किताब करते हैं सारे के सारे कैश में तो उसे कहते हैं कैश बेसिस। और जब हम हिसाब किताब अकाउंटिंग करते हैं किसके बेस पर, क्रेडिट को भी लिखेंगे कैश को भी लिखेंगे, तो वो कहलाता है एक्रूअल बेसिस। एग्जाम्पल के लिए बच्चों देखिए क्या होता है एक्रूअल और क्या होता है कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, एक बंदा है हमारा जिसने हमें दिया है कैश, राम से रिसीव हो रहा है, राम से रिसीव हो रहा है कैश, कितना, 10,000 रुपए। श्याम से भी रिसीव हो रहा है कैश, श्याम से भी रिसीव हो रहा है कैश, कितना, 10,000। इस तरह से टोटल जो पैसा आ गया मेरी जेब में वो है 20,000। राम से मिल गए पैसे 10,000 रुपए और श्याम से मिल गए 10,000 रुपए, तो मेरे पास हो गए 20,000 रुपए। और एक बंदा मुझे पैसे देने वाला है, अभी दिए नहीं है, देने वाला है। लिख लेते हैं कैश रिसीवेबल। कैश रिसीवेबल मतलब होता है कि ये पैसे मिलने वाले हैं, 5,000 रुपए रिसीव होने वाले हैं। तो इस तरह से कितने हो गए, 25,000 रुपए। बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या कहा मैंने, 10,000 मिल चुके हैं, श्याम से रिसीव हो चुके हैं 10,000, तो टोटल कितने रुपए हो गए, कैश 20,000, 5,000 रिसीवेबल हैं, अभी मिले नहीं है, मिलेंगे, पर हमने वो भी जोड़ लिया। जो पैसा मिल चुका है वो भी ले लिया है और जो पैसा मिलने वाला है उसे भी हमने ले लिया है। इस तरह से टोटल आ गया 25,000। ये कौन सी टेक्निक है, ये है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस उस पैसे को भी रिकॉर्ड करता है जो भी मिला नहीं है, मिलने वाला है, और जो मिल चुका है उसको भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो हमारा कैश बेसिस है वो कहता है भैया जो पैसा मिला है मैं तो उसको रिकॉर्ड करूंगा और जो नहीं मिला उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। देखो, अगर हम इसके हिसाब से करें तो हमें राम से रिसीव हुए थे 10,000 रुपए और हमें श्याम से रिसीव हुए थे 10,000 रुपए, टोटल हो गए 20,000। और ये जो कैश रिसीवेबल है, जो पैसे मिलने हैं मिले नहीं है, इस पैसे को हम क्या कर देंगे, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। मिले कहाँ है तो हम क्यों रिकॉर्ड करें। तो बेटा फर्क समझ में आ गया। जो एक्रूअल बेसिस होता है वो रिकॉर्ड क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है हर तरह का पैसा, जो मिलने वाला है वो भी रिकॉर्ड कर दिया और जो मिलना बाकी है उसको भी रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन हमारा जो कैश बेसिस सिस्टम है वो कहता है जो पैसा मिला है बस उसी को रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा नहीं है मैं सबको रिकॉर्ड कर दूंगा। आपकी अकाउंटिंग होती है बच्चों एक्रूअल बेसिस पर। किस पर होती है, एक्रूअल बेसिस पर। इसका मतलब समझते हैं, अगर अकाउंटिंग एक्रूअल बेस पर होगी
तो आपको एक्चुअल कैश का पता कैसे लगेगा? अगर आपकी अकाउंटिंग एक्रूअल बेस पर होगी तो आपको एक्चुअल कैश का पता कैसे लगेगा? मैं कहना चाहता हूं बेटा, ये जो 25,000 रुपए टोटल है, हम जानते हैं इसमें से एक्चुअलिटी में हमें 10 और 10 20,000 रुपए ही कैश रिसीव हुआ था। ये 5,000 रुपए तो मिलेंगे, मिले कहाँ हैं? तो देखो कितने पैसे दिखाई दे रहे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं 25,000 रुपए। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि इसमें से 5,000 मिलेंगे, अभी मिले नहीं है। हमें सिर्फ कितने मिले हैं? 20,000 रुपए। तो गड़बड़ हो जाती है ना एक्रूअल बेस में। एक्रूअल बेस ज्यादा पैसा दिखा रहा है, इतना पैसा हमारी जेब में नहीं है जितना पैसा हमें दिखा रहा है एक्रूअल बेसिस। लेकिन कैश बेसिस हमें क्या बताता है? बिल्कुल टनाटन, जितना पैसा हमारी जेब में है उतना ही पैसा, जो आने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करता। तो भैया इसी से हमारे पास में शुरू होती है एक नई सोच, और वो सोच है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके किस बेस पे बनती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी बनती है कैश बेसिस के बेस पर। जो पैसा एक्चुअल में आया है वही रिकॉर्ड किया जाएगा, जो पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है, ऐसे पैसे का रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेम इसी तरह से अगर कोई पेमेंट हमने कर दी है तो उसे रिकॉर्ड करेगा, अगर कोई पेमेंट हमने अभी नहीं की, हम करेंगे तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। कौन? कैश बेसिस सिस्टम। और उसी सिस्टम से होती है हमारी अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं कैश फ्लो में, वो किस बेस पे करते हैं? कैश बेसिस पर। इसका मतलब जो पैसा असली में मिलेगा उस पैसे को रिकॉर्ड करेंगे, जो पैसा जो मिलने वाला है, मिला नहीं है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बच्चों। तो ये है आपका थीम कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बस ये देखता है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसका यही काम होता है। मैंने जितना सिंपल ये समझाया है, मैं जानता हूं कि आगे चीजें मुश्किल होने वाली है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आप वीडियो में बने रहते हैं, हो सकता है कि आपको पहली वीडियो में कुछ खास समझ में ना आए, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, मैं इस वीडियो को शॉर्ट्स में बनाने वाला नहीं हूं, मैं इसे कंप्लीट करूंगा। रीजन ये है कि अगर मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, मैंने इसे पार्ट में बना दिया, तो आप ये वाला पार्ट देखोगे और सोचोगे भैया वीडियो समझ में कुछ नहीं आई, ये वीडियो तो बेकार बना रखी है, सर जी ने बेकार वीडियो बनाई है। इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा करने वाला हूं। लेकिन बेटा अगर आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो नाम राहुल डागरा मेरा, आपको समझ में ना आए तो नाम बदलने को तैयार हूं। ध्यान रखना ये बात, 100% आपको समझ में आएगा सब कुछ, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में शुरू करते हैं हम। सबसे पहला कंटेंट जो हमें सीखना है, पहली बात हमें क्या सीखनी है कि इसका फॉर्मेट देखिए कैसा होता है। इसका फॉर्मेट देखते हैं पहले फटाफट, यहां से बनाते हैं। देखिए ये है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद में आगे हम लिखते हैं एज ऑन, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं एज ऑन 31 मार्च 2018। तो किस तरह से लिखेंगे उसके ऊपर? कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018, जो एंडिंग डेट होती है हम उसे शो करते हैं। चलिए भाई सबसे पहले लिखेंगे इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। शुरुआत में आपको याद है जब आप 10th क्लास में थे, 9th क्लास में थे, तो आपको क्या कहा कहता था टीचर? ये बेटा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कहता था टीचर। आप कहते थे हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। आपको रटाया जाता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से आपको स्टार्टिंग में मैं एक तरह से समझ लो फॉर्मूले करा रहा हूँ कैश फ्लो के।
तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ रटने की कोशिश करनी है जो मैं चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद में जब आपको क्वेश्चन करेंगे आप मेरे साथ में, तो आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ये सोचना है कि सर क्या सिखा रहे हैं, आपको फॉर्मूले सिखा रहे हैं, किसके, कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो देखो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसके अंदर सबसे पहला जो कंटेंट आता है वो होता है एनपीबीटी। क्या होता है, एनपीबीटी। एनपीबीटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो एनपीबीटी सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर एनपीबीटी, और एनपीबीटी के बाद में आप यहां पर लिखेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या लिखेंगे आप, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एनपीबीटी का अमाउंट हम सीधा यहां लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के कुछ एग्जांपल है, जैसे डेप्रिसिएशन, ये आपका प्लस हो जाएगा। इसी तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आपका प्लस हो जाएगा। माइनस होता है प्रॉफिट ऑन सेल, और प्लस होता है लॉस ऑन सेल। ये कुछ एग्जांपल है हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के। थोड़ा सा समझते हैं कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होते हैं। बेटा मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो स्टार्टिंग में हम सीख रहे हैं थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको चैप्टर अच्छे से आने लगेगा अगर आप वीडियो में बने रहते हैं। तो देखो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को ऐसे समझ लीजिए, ऐसे आइटम जो नॉन कैश होते हैं, एग्जांपल डेप्रिसिएशन। आप देखेंगे डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश होता है। कैसे भाई, ठीक है हमारी मशीन 1 लाख की थी, 1 लाख की मशीन थी और उसकी वैल्यू में कितनी कमी आ गई, 5,000 की कमी आ गई। कैश में लॉस थोड़ी हो रहा है आपको। भाई अगर ये फोन है, ये फोन मेरा 2 साल पहले 15,000 का था और आज ये फोन मेरा 10,000 का रह गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे पैसे का लॉस हुआ, कैश में लॉस हुआ। लॉस तो हो रहा है पर कैश में नहीं हो रहा। ये लॉस हो रहा है मेरा किस तरह से, एक सोच है कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, पहले फोन इतने का था, मेरा फोन इतने का सेल होगा। तो डेप्रिसिएशन एक सोच है कि भैया मुझे कैश में लॉस नहीं हो रहा, मुझे फील हो रहा है कि मेरी वैल्यू जो है एसेट्स की वो गिर गई है। कितने से गिर गई है, 5,000 से। तो ये ऐसा लॉस है जो है नॉन कैश। कैसा लॉस है स्टूडेंट्स, ये नॉन कैश। तो जितने भी नॉन कैश लॉसेस होते हैं वो इसमें आते हैं। और इसमें आ रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये कहलाता है नॉन ऑपरेटिंग। कैसे सर नॉन ऑपरेटिंग कैसे कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिवेंचर क्या होता है। तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपको डिवेंचर के बारे में अच्छे से पता है कि डिवेंचर क्या होता है। तो देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं डिवेंचर मतलब क्या होता है, लोन। सिंपल, आपको जब भी दिखाई दे ना डिवेंचर, तो आप क्या समझेंगे, डिवेंचर का मतलब कि हम क्या है, ये लोन है और हम अपने लोन पर क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हमने लिया हुआ है लोन और उसमें हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो सर अगर आप लोन पर इंटरेस्ट देते हैं तो ये क्या होता है आपका, ये होता है नॉन ऑपरेटिंग आइटम। कैसे, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, जो काम हम बिजनेस में लगातार करते रहते हैं और बिजनेस के बिहाफ में करते हैं, या कह सकते हैं बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन ये जो हम काम करने वाले हैं नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जिनका नेचर ऐसा है कि ये रोज रोज नहीं होते, ये कभी कभार होते हैं। कोई भी इंसान क्या रोज लोन लेता रहता है क्या, ऐसा तो नहीं है ना भाई कि रोज हम लोन ही लेते रहते हैं। लोन हमारी मजबूरी होती है जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हमें लगता है बिना लोन के हमारा काम नहीं होगा, तो ऐसे केस में हम लोन लेते हैं और मजबूरन हमें उस पर क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो बेटा आप क्या दे रहे हैं, मजबूरन इंटरेस्ट दे रहे हैं डिवेंचर पर। आपने जो उधार पैसा ले रखा है उस पे आप ब्याज दे रहे हैं, तो ये किसका पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग का। तो कुछ इस तरह के होते हैं हमारे ये आइटम, ये कहलाते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतना इनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये इनमें क्या क्या आते हैं, इनमें आते हैं आपके एक्सपेंस, लॉसेस जो होते हैं प्लस, और इसमें आती है इनकम
और गेन जो होती है माइनस। ध्यान रखना, इस तरह के एग्जाम्पल कौन कौन है, इनमें कुछ एक्सपेंस है तो कुछ लॉसेस है, कुछ इनकम है तो कुछ गेन है। इनकम जैसे क्या है हमारा, इनकम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इनकम क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें क्या मिल रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने काफी सारी जगह पैसा इन्वेस्ट किया था और वहां से हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, इनकम हो गई। तो इनकम क्या होता है, इनकम आपका माइनस होता है। तो बेटा ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंस और लॉस है इस नेचर के वो होते हैं प्लस, जितने भी इनकम और गेन है इस नेचर की वो होती है माइनस। और उसकी हेडिंग क्या होती है, ये है नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बेटा जब आप नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का काम तमाम कर देते हैं तो उसके बाद में हमारा क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, अगर कोई करंट लायबिलिटी दिखाई दे रही है तो उसे, अगर कोई करंट लायबिलिटी दिखाई दे रही है और वो बढ़ रही है तो आपको करनी है प्लस, और अगर करंट लायबिलिटी घट रही है तो आपको क्या करनी है, माइनस। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं करंट लायबिलिटी के। देखिए करंट लायबिलिटीज क्या होती है बच्चों, करंट लायबिलिटीज होती है ऐसी लायबिलिटी जो एक साल के अंदर हमें पे करनी होती है, एक साल के अंदर हमें पे करनी होती है। जैसे आपके ट्रेड पेबल, याद रखना इस एग्जांपल को, ट्रेड पेबल ऐसी लायबिलिटी है जो आपको एक साल के अंदर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो बेटा कुछ एग्जांपल है किसके, करंट लायबिलिटी के, जो आपको एक साल के अंदर पे करनी पड़ती है। तो ध्यान रखना, अगर करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो आप उन्हें करेंगे प्लस, और अगर आपकी करंट लायबिलिटी घट रही है तो आप उन्हें करेंगे माइनस, ठीक है। इसी तरह से क्या होती है स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स, इसी तरह से होती है करंट एसेट्स। एग्जांपल क्या है, स्टॉक, इन्वेंट्री भी कहते हैं इसे हम, और क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आपकी करंट एसेट्स हैं। अगर आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही है तो आपको माइनस करनी है, और अगर आपकी करंट एसेट्स घट रही है तो आपको क्या करनी है, प्लस करनी है। तो ये है कैश फ्लो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट। मैं जानता हूं आपको लग रहा होगा भैया तो रटाने लग रहे हैं अच्छे से। बेटा शुरुआत में चीजें रटनी पड़ती है और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है एनपीबीटी, इसे डिटेल में समझेंगे हम एनपीबीटी क्या होता है। एनपीबीटी लिखने के बाद में आपको क्या करना होता है, जितने भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको क्या करनी होती है, सारे आइटम जितने एक्सपेंस और लॉस है प्लस करने हैं, इनकम और गेन आपको माइनस करने हैं। उसके बाद में अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस कीजिए, करंट लायबिलिटी घट रही है तो माइनस कीजिए। करंट एसेट बढ़ती है तो माइनस, करंट एसेट घटती है तो प्लस, और उसके बाद में एंड में हम क्या करेंगे, टैक्स पेड। अगर क्वेश्चन में कोई टैक्स पेड दिखाई दे रहा है तो वो भी यहां पर आने वाला है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है और इसका जो भी टोटल आता है वो कहलाता है ए। क्या कहलाता है, ए। तो आपको ध्यान रखना है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस तरह से आपको करनी है।